नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल का फैकल्टी हूँ। हम लोग सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग पिछला लेक्चर जो था मेरा वो पैरेलल ऑपरेशन था। पैरेलल ऑपरेशन हो जाने के बाद हम ये देखेंगे कि यदि उस पर मैकेनिकल टार्क एक अल्टरनेटर पर चेंज किया जाए तो उनकी ऑपरेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग मैकेनिकल टार्क ऑफ अल्टरनेटर, मतलब मैकेनिकल अल्टरनेटर पर मैकेनिकल टार्क बदलते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि मैकेनिकल टार्क बदलने पर जब दोनों अल्टरनेटर पर कोई लोड नहीं है, मतलब नो लोड कंडीशन पर ये इफेक्ट को चेक करेंगे। और दूसरा कंडीशन ये देखेंगे जब उस पर लोड लगा देंगे तब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही हमने लिखा है अल्टरनेटर 1 को अल्टरनेटर 2 से पैरेलल कनेक्ट करके अल्टरनेटर 1 को प्राइम मूवर के थ्रॉटल ऑपरेशन मतलब मैकेनिकल टार्क में परिवर्तन करके या कंट्रोल करके अल्टरनेटर को ऑन लोड और नो लोड पर इफेक्ट की स्टडी करेंगे। मतलब उस पर मेरा ये था कि दो अल्टरनेटर क्या है, आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं। अब हम क्या करेंगे, अल्टरनेटर 1 को कि प्राइम मूवर में मैकेनिकल टार्क क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे, उस पर जो आपका थ्रॉटल लगा है तो उसको थ्रॉटल को ओपन करेंगे तो ज़्यादा टार्क लगेगा, थ्रॉटल को कम कर देंगे तो मैकेनिकल टार्क कम हो जाएगा। इसी चीज़ को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहला कंडीशन ये है कि जब उस अल्टरनेटर पर कोई लोड नहीं लगा है, और दूसरा कंडीशन है जब अल्टरनेटर पर लोड लगा दिया गया है। तो सबसे पहले हम कंडीशन ये देखिए कि नो लोड ऑपरेशन ऑन द अल्टरनेटर, मतलब जब दो अल्टरनेटर को नो लोड पर कनेक्ट करके पैरेलल ऑपरेट करते हैं तो इस कंडीशन में दोनों को हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में इसके द्वारा ईएमएफ, इसके द्वारा प्राप्त ईएमएफ EF1 और इसके द्वारा EF2 इस लोड के क्रॉस जो फेजर क्या होंगे, सेम दिशा में होंगे। मतलब इसका फेजर और इसका फेजर, दोनों का फेजर क्या है, सेम दिशा में होगा इस टर्मिनल के क्रॉस, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन, इस लोकल आपस में, मतलब इन दोनों के आपस में जो होंगे EF1 और EF2 आपस में क्या होंगे, 180 डिग्री पर एंटी फेज में होंगे। मतलब अगर लोकल देखें तो EF1 और EF2 क्या है, एक दूसरे के एंटी फेज में होंगे। और टर्मिनल के क्रॉस या लोड के क्रॉस से लोड लगा है तब क्या होगा, उसके क्रॉस जो EF1 या EF2 क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। क्लियर है। आप इसका यहाँ पर वही हमने लिखा है, ये एक्सटर्नल सर्किट इसके क्रॉस है और ये क्या है, इंटरनल इन लोकल के रूप में है, जो लोकल सर्किट है। मतलब अब हम लोग बात करते हैं कंडीशन, यदि अल्टरनेटर 1 के प्राइम मूवर के थ्रॉटल ओपनिंग करके अल्टरनेटर 1 पर टार्क बढ़ा दिया जाए। हमने वही बात किए थे कि हमें मैकेनिकल टार्क क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। हमने माना कि अल्टरनेटर पर हमने थ्रॉटल को ज़्यादा ओपन कर दिया, तो ज़्यादा ओपन करने पर क्या होगा कि अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब उसकी स्पीड बढ़ जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, नो लोड कंडीशन पर है। तो क्या होगा, पहले नो लोड कंडीशन पर EF1 और EF2 दोनों क्या थे, एंटी फेज में थे, जबकि दोनों की स्पीड में कोई, हमने दोनों की स्पीड नॉर्मल थी। हमने क्या किया, एक पर मैकेनिकल लोड बढ़ा दिया तो जिससे उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने से ये क्या हो जाएगा, आपका ये जो फेज होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ये हमने शिफ्ट हो जाएगा। अब बात करते फिर से, इस कंडीशन में आप में कोई नो लोड कंडीशन पर इसके अंदर जो करंट बहेगा, इसके अंदर जो करंट बहेगा वो क्या होगा, वो जीरो बहेगा। इस करंट को हम लोग सर्कुलेटिंग करंट कहते हैं। मतलब जब आपने थ्रॉटल ओपन नहीं किया था तो उस समय
आप में वोल्टेज डिफरेंस क्या था, 0 था, अतः सर्कुलर करंट क्या होगी, वो 0 होगी। मतलब IC की वैल्यू क्या होगी आपकी, इस कंडीशन में IC की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये दोनों वोल्टेज डिफरेंस क्या है, 0 मिला। अब बात करते हैं, जब आपने क्या किया, एक पर प्राइम मूवर से उसकी स्पीड को ज़्यादा कर दिया, तो जब स्पीड ज़्यादा कर देंगे तो ये क्या, जिस पर तो इसकी स्पीड आपने ज़्यादा किया था अल्टरनेटर 1 की, तो इसका जो आपका ये जाएगा, मतलब फेजर वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट होकर के आगे बढ़ जाएगा। अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच में अब क्या होगा, अब आप जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, वो क्या हो जाएगा, EF1 माइनस EF2, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, अब दोनों ये बराबर नहीं है, अब ये वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। वोल्टेज डिफरेंस आ जाने की वजह से क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में एक सर्कुलेटिंग करंट बहेगी जिसको IC बोल रहे हैं। अब इस IC की वैल्यू हम लोग प्राप्त करते हैं। अब हमने क्या किया है, वही हमने लिखा है, जिससे रिजल्टेंट वोल्टेज EC के कारण एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी, जिसको हमने IC बोल रहे हैं। IC तभी फ्लो होगी जब आप में वोल्टेज डिफरेंस होगा। तो ये आपका क्या मिला, आपका वोल्टेज डिफरेंस है, आपका ये हुआ। तो वोल्टेज डिफरेंस अपान क्या होता है, इम्पीडेंस होता है, ये प्लस होगा, ये माइनस नहीं होगा। तो हमने क्या किया, दोनों का इम्पीडेंस क्या है, यहाँ हमने पता है, यहाँ से हम देखेंगे तो इसका इम्पीडेंस ZS1 है और इसका इम्पीडेंस ZS2 है, और यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स लगे हैं, तो इसके अंदर जो सर्कुलेटिंग करंट बहेगी आप KVL लगा सकते हैं, EF1 माइनस EF2 अपान ZS1 प्लस ZS2 हमने यहाँ लिख दिया। तो ये आपका सर्कुलेटिंग करंट हो गई। अब हम इस ZS में देखें तो अगर इसका थीटा निकालें तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, x/r होता है। टेन थीटा इक्वल टू x/r होता है। अब देखो भाई क्या है, जब यहाँ x/r हुआ तो x की वैल्यू हमने ऊपर लिखा, ये रिएक्टेंस है और ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। अतः इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इनफाइनाइट आएगा, 10 का लगभग इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, और 10 इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। अर्थात बीटा की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 90 डिग्री। आप सोचेंगे भाई बीटा क्या है, तो बीटा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये IC और EC के बीच के वोल्टेज को उन्होंने क्या बोला गया है, बीटा बोला गया है। मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज और सर्कुलेटिंग करंट के बीच के एंगल को यहाँ पर बीटा बोला गया। मतलब आपका बीटा क्या है, लगभग 90 डिग्री है, ये निकला है। तो अगर ये 90 डिग्री है, बीटा आपका 90 डिग्री है, क्यों 90 डिग्री, क्योंकि R1 R2 के लो बहुत छोटी, जो हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ से जब 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका IC मतलब EC से ये क्या आ जाएगा, ये लैग करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। तो इसका मतलब इसकी जो IC की फेजर होगा वो किसकी दिशा में है, लगभग EF1 की दिशा में है, और EF2 के अपोजिट दिशा में है। क्लियर है। तो आपको पता है जनरेटर में जनरेटेड EMF और करंट की दिशा क्या होती है, सेम होती है। अगर आप ध्यान देखेंगे DC में, तो DC में हम लोग क्या बोलते हैं, DC जनरेटर में, ये DC जनरेटर है, ये MC का क्वेश्चन भी होता है। अगर ये आपका जनरेटेड EMF है तो ये आपका आर्मेचर करंट होगा, दोनों सेम दिशा में होगा। अगर मोटर की बात करते थे तो यहाँ पर क्या हो जाता था, यहाँ पर आपका EB हो जाता था और इसकी दिशा नीचे होती थी, और करंट की दिशा क्या होगी, ऊपर, मतलब दोनों अपोजिट दिशा में है। मतलब जनरेटेड EMF और IA की दिशा अगर सेम है तो जनरेटर होगा। अगर E की दिशा और IA की दिशा क्या है, अपोजिट है, तो मोटर की तरह बिहेव करता है। इसको हम एक तरह से और भी समझ सकते हैं। जनरेटर में जो पावर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और मोटर में जो पावर आएगा वो निगेटिव आएगा, क्योंकि वो पावर लेता है और जनरेटर पावर देता है। तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं। चूँकि बीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, अतः IC का मान ये ऐसे होना चाहिए,
मिसप्रिंटिंग है, IC का फेज लगभग EF1 के फेज में होती है तथा EF2 की अपोजिट फेज में होती है। इस प्रकार EF1 जनरेटर की तरह और EF2 मोटर की तरह, मतलब जिसमें आप क्या करेंगे, प्राइम मूवर से टार्क बढ़ाएंगे तो वो जनरेटर की तरह काम करेगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, मोटर की तरह काम करेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं पावर की बात करें तो P1 इक्वल टू EF1 IC cos θ1, और इसमें देखेंगे EF2 cos θ2। अब बात करते हैं θ1 और θ2 की, क्योंकि यही दोनों में डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर θ1 क्या है, θ1 आपका ये IC और EF1 के बीच का एंगल है, तो ये θ1 क्या है, छोटी सी वैल्यू है, और θ2 देखेंगे वो 90 से ऊपर है। θ2 क्या है, EF2 और I के बीच का, IC के बीच का एंगल है, तो θ2 क्या है, 90 से ऊपर है, अतः इसकी मान क्या होंगे, निगेटिव में आएंगे, इसका मान निगेटिव में आएगा और इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि आपका ये जनरेटर जो होगा, जो अल्टरनेटर 1 जनरेटर की तरह बिहेव करेगा और जनरेटर 2 मोटर की तरह बिहेव करेगा। अब क्या होगा, दूसरा कंडीशन अब आएगा, एक जनरेटर करेगा दूसरा मोटर करेगा, तो जो जनरेटर करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, जिसकी आपने स्पीड बढ़ाया था वो जनरेटर हो गया, अतः क्या होगा, उसकी उस IC की वजह से उसकी स्पीड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, और अल्टरनेटर जो था, जो अल्टरनेटर 2 था, वो मोटर की तरह काम करने लगेगा, अतः उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी, क्योंकि वो मोटर बन गया, तो मोटर की वजह से वो स्पीड क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट करने लगेगी। तो यहाँ पर वही चीज़ हमने लिखा है, इस प्रकार अल्टरनेटर 1 की स्पीड कम होगी और अल्टरनेटर 2 की स्पीड एक्सेलरेट करने लगेगी। तो ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक हुआ, जो ये पावर लगा, मतलब आपने क्या किया, अल्टरनेटर 2 की स्पीड क्या होने लगी, बढ़ने लगी, और अल्टरनेटर 1 की जो आप बढ़ाए तो घटने लगी। तो ये जिस पावर से ऐसा हो रहा है, इस पावर को सिंक्रोनाइजिंग पावर बोलते हैं, और इस एक्शन को क्या बोलते हैं, इसको सिंक्रोनाइजिंग एक्शन बोलते हैं। तो ये ऑटोमेटिक होता है। अब ये बात क्वेश्चन उठता है, ये सिंक्रोनाइजिंग एक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आर पर डिपेंड करता है कि एक्स पर डिपेंड करता है, इसको हम ये समझते हैं। अब बात करते हैं, यदि ZS1 और ZS2 प्योरली रेजिस्टिव हो। अभी हमने ZS1 और ZS2 को हम लोग क्या प्योरली रिएक्टिव माना था, अब हमने क्या माना, प्योरली रेजिस्टिव है। तो रेजिस्टिव है तो ये क्या है, EF तो आपका क्या कर रहा है, ये तो प्राइम मूवर की वजह से आपने इसकी प्राइम मूवर से इसका थ्रॉटल खोल दिया था, जिससे इसकी स्पीड क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, यहाँ से ये इधर शिफ्ट हो गई थी। लेकिन ये क्या है, रेजिस्टिव सर्किट है, तो इसका जो वोल्टेज आपका EC था, तो करंट भी क्या होगी, सेम दिशा में होगी। वहाँ पर क्या थी, 90 डिग्री में लैग कर रही थी, आपने देखा भी था, लगभग 90 डिग्री था। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे तो अगर हम बात करें, इसको हमने, ये अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा, दोनों क्योंकि सेम होंगे। अब इस कंडीशन में अल्फा और ये अल्फा क्या है आपके, 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम है तो दोनों क्या होंगे, जनरेटर की तरह बिहेव करेंगे। तो दोनों जनरेटर की तरह बिहेव करेंगे तो क्या है, एक की स्पीड आपने ज़्यादा कर दिया है और एक की स्पीड पहले जो थी वो अब तो कम है, मतलब उससे कंपेयर में कम ही रहेगी, क्योंकि आपने इसका ज़्यादा नहीं किया है। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, उसकी स्पीड जिसकी ज़्यादा थी उसकी कम नहीं हो रही है, जिसकी कम थी वो ज़्यादा नहीं हो रही है, जो कि पहले ऐसा हो रहा था, क्योंकि एक मोटर बन जा रहा था, दूसरा जनरेटर बन जा रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजिंग एक्शन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजिंग एक्शन क्या हो रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों जनरेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिस्टम स्टेबल नहीं है, मतलब कुछ देर बाद ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो सिंक्रोनाइजिंग के लिए इसका मतलब क्या समझ में आया, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सिंक्रोनाइजिंग के लिए रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा रिएक्टेंस होगा अल्टरनेटर में, उसका सिंक्रोनाइजिंग पावर या सिंक्रोनाइजिंग एक्शन उतना ही अच्छा होगा। इसका रिएक्टेंस का एक डिसएडवांटेज ये है, मात्र इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगी, धज्जियाँ उड़ जाएगी।
बट अगर आप देखेंगे तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा अगर रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो रिएक्टेंस ज़्यादा होने की एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, एक कंडीशन हमने पढ़ लिया, जब वो जनरेटर क्या था, नो लोड कंडीशन पर थे। अब दूसरी कंडीशन है जब जनरेटर क्या है, लोड पर रखा जाता है। तो हमने दूसरा कंडीशन लिखा ऑन लोड ऑपरेशन, मतलब हमने क्या किया, जनरेटर पर लोड लगा दिया, पहले लोड नहीं लगा था। अब जब आप लोड लगा देंगे तो क्या होगा, तो इसको समझने के लिए मुझे कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। उस चीज़ को बोलते हैं स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें पहले स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक समझनी पड़ेगी। तो स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक आपका क्या है, ये लोड है और ये क्या है, स्पीड है। तो स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका, तो यहाँ पे एक ग्राफ खींचे, इसी ग्राफ के बारे में, इसी ग्राफ के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ऑन लोड कंडीशन पर हम लोग उसकी अल्टरनेटर पर टार्क बढ़ाने पर उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे या उसके इफेक्ट को समझेंगे। अब देखो भाई क्या है, हमने यहाँ लिखा है इस ऑपरेशन को स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा स्टडी करते हैं। सॉलिड लाइन क्या करता है, टार्क बढ़ाने से पहले का है, तथा डॉटेड लाइन टार्क बढ़ाने के बाद की कंडीशन है। मतलब यहाँ पर जो सॉलिड लाइन है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन वो लाइन है जब इस पर आपने मैकेनिकल टार्क नहीं बढ़ाया है, उस कंडीशन में है। तो उस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या लोड का है और ये है। तो यहाँ पर ये जो आपका ये जो देता है, ये क्या स्पीड को देता है या फ्रीक्वेंसी को देता है। तो ये अगर ध्यान से यहाँ देखिए तो यहाँ हमने दो लोड लगा रखा, एक पी लोड ये है और एक पी लोड ये है, मतलब दोनों जनरेटर पर पी लोड लगा दे रखा है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी है जो क्या है, इनफाइनाइट बस बार की है। मान लीजिए 50 हर्ट्ज है, मान लेते हैं 50 हर्ट्ज है। पहले आपका दोनों अल्टरनेटर 50 हर्ट्ज पर मान लेते हैं काम कर रहे हैं। उस समय इसके द्वारा 50 किलोवाट लोड थे, मान लीजिए 50 किलोवाट लोड है, और इस पर भी क्या है, 50 किलोवाट लोड है। मतलब दोनों जनरेटर पर 50-50 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल लोड लगा रखे हैं। तो इसको हमने इसलिए यहाँ से अगर इस फ्रीक्वेंसी पर देखेंगे तो ये इस डार्क इसको कट करेगा और ये यहाँ पर और एक यहाँ पर आया। क्लियर है। अब आपने कंडीशन 2 क्या किया, अब आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम नहीं है। यहाँ पर भी आप देख, जो हमने पहले ही बताए थे कि पैरेलल ऑपरेशन में दोनों अल्टरनेटर या इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट बस बार से ज़्यादा रखते हैं, या हम बोल सकते हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती है। यहाँ पर ये इसको आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। अब हमने क्या किया, अल्टरनेटर 1 पर प्राइम मूवर के द्वारा उस पर मैकेनिकल टार्क क्या कर दिया, बढ़ा दिया। देखिए क्या होता है। तो हमने जब टार्क आप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जब आप टार्क बढ़ा देंगे तो ये जो लाइन थी वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट होकर के ऊपर चली जाएगी। ये लाइन 2 हो गई, तो ये लाइन क्या हो गई, शिफ्ट होकर के ऊपर चली गई। क्यों शिफ्ट होकर ऊपर चली गई, क्योंकि स्पीड बढ़े, टार्क बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो ये पूरी लाइन ऊपर चली गई। क्लियर है। अब क्या होगा, ये लाइन तो अभी भी यही है, सॉरी ये लाइन अभी भी यही है, इसको आपने बढ़ाया है। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, अभी तो ये 50 किलोवाट का लोड था, अब ये जो लाइन जो ये आपका सिस्टम की फ्रीक्वेंसी थी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी ऊपर चली जाएगी। आपने अल्टरनेटर 1 पर की फ्रीक्वेंसी स्पीड बढ़ाया, जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ी उसका, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब सिस्टम की भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कहाँ चली जाएगी, मान लिया 51 हर्ट्ज चला गया। अब ये लाइन क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ये भी ऊपर चली गई। अब ये ऊपर जाने पर आप देखेंगे ये दो जगह क्या करेगी, कट करेगी। एक जगह आपने ध्यान देंगे तो एक तो यहाँ कट कर रही है आपकी, दो जगह कट करेगी, हाँ।
तो एक तो आप ध्यान दीजिए, ये यहाँ जाएगी तो ये यहाँ इसको कट की डी पर, इस वाले जो आपका पुराना एग्जिस्टिंग वाला था, ये एग्जिस्टिंग था, तो यहाँ पर कट किया, तो जो लोड आपका 50 किलोवाट का था वो किस में बदल गया, थोड़ा सा कम हो गया, मान लेते हैं ये 25 किलोवाट हो गया। अब ये 25 किलोवाट है, जबकि आप लोड अभी भी कितने लगा रखे हैं, 100 किलोवाट अभी भी लगा रखे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 75 किलोवाट तक ये जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 75 किलोवाट हो जाएगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये लाइन किसको कट करेगी, ये देखो ये लाइन इस लाइन को कहाँ कट कर रही है, इस लाइन पर, इस लाइन को यहाँ पे इसको कट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा 75 किलोवाट। मतलब ये जैसे इस फ्रीक्वेंसी को ऊपर ले जाएंगे तो इस पर और इस पर दोनों पे क्या करेगी, एक ओल्ड था एक न्यू पर क्या करेगा, कट करेगा। और ये आपने देखा यहाँ पर लोड कम हो जा रहा है, यहाँ पर लोड क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। लोड किस पर बढ़ रहा है, जिस पर आपने टार्क बढ़ाया था उस पर लोड शेयरिंग क्या हो गई, बढ़ गई। अब देखते हैं क्या है, और थोड़ा आगे समझते हैं। इससे हमने वही लोड बढ़ाने से पहले, मतलब हमने जब उस पर हमने क्या किया था, प्राइम मूवर पर टार्क नहीं बढ़ाए थे, उस कंडीशन में EF1 EF2 क्या थे, बराबर थे, और लोड भी क्या थे, सेम थे, अतः करंट भी क्या होंगे, सेम हो गए। माना ईच अल्टरनेटर पर इक्वल लोड करंट शेयर कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं, अब इसके फार्मूला क्या होता है, E1 VT एक्स है साइन डेल्टा, ये होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे EF1 VT एक्स है साइन डेल्टा, चूँकि टर्मिनल वोल्टेज क्या है, दोनों का सेम है, और दूसरे का EF2 VT एक्स है साइन डेल्टा। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, जब आपने लोड को नहीं बढ़ाया था, टार्क को नहीं बढ़ाया था, उस कंडीशन में ये दोनों क्या थे, इक्वल थे। अब आपने क्या किया, टार्क अल्टरनेटर 1 पर क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। अल्टरनेटर पर टार्क इंक्रीज करने पर क्या होगा, जैसे आपने इस कैरेक्टरिस्टिक से आपने ये पाया कि इस पर क्या हो गया, लोड बढ़ गया। तो लोड बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, EF1 VT और एक्सेस क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपके फील्ड पर डिपेंड करता है। टर्मिनल वोल्टेज आपने कांस्टेंट रखा है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो अब हमें किसको बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू बदल जाएगी। पहले ये डेल्टा था, अब ये डेल्टा से क्या हो जाएगा, डेल्टा 1, और ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। अब पहले से डेल्टा से क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 हो जाएगा। मतलब डेल्टा की वैल्यू डेल्टा से डेल्टा 1 क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, और डेल्टा से डेल्टा 2 में क्या हो रही है, वो छोटी हो रही, तभी ये P यहाँ पर ज़्यादा होगा, ये P यहाँ पर कम होगा। जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फेजर से भी देख सकते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पर दिए हैं, लेकिन दोनों पर टोटल लोड अभी भी 2P रहेगा, क्योंकि लोड तो हमें दे रखे थे 2P, मतलब हमने मान लिया दोनों को 50-50 लिया था, अभी भी 100 किलोवाट है। अब फेजर ए से क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ा समझते हैं। पहले इस फेजर को कैसे ग्राफ ड्रा करते इसको समझते हैं। सबसे पहले इस फेजर को हमने बताया था, जब भी सिंक्रोनस मशीन का फेजर डायग्राम ड्रा करना हो तो VT को क्या रखिए, वो रखिए पर वर्टिकल रखिए। तो आपने क्या रखा, ये वर्टिकल रखा, VT को आपने वर्टिकल रखा। अब आपने क्या किया, ये आपका VT है वर्टिकल, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें क्लियर है और स्पष्ट है। ये VT को आपने वर्टिकल रखा। जब आप दो कंडीशन था, जब आपने प्राइम मूवर से टार्क इंक्रीज नहीं किया था, उस कंडीशन में EF1 और EF2 क्या थे, बराबर थे। तो ये जो कंडीशन है, ये आपका वो कंडीशन है जब प्राइम मूवर से टार्क नहीं बढ़ाए थे, टार्क नहीं बढ़ा था, तो ये कंडीशन था। तो VT यहाँ था और ये EF1 EF2 यहाँ था। क्लियर है। अब देखिए क्या है, उस समय जो करंट था वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो क्या होगी, लैगिंग की कंडीशन होगी इस टर्मिनल वोल्टेज से। ये देखिए आपका ये करंट है जिसकी I1 और IA2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये कंडीशन था, ये वो कंडीशन था, सॉरी ये यहाँ गलत लग गया,
ये वो कंडीशन था जब आपने प्राइम मूवर से टार्क नहीं बढ़ाया था। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि जब आपने क्या किया, इस पर आपने इसकी स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब उस पर प्राइम मूवर से टार्क बढ़ा देंगे, जिससे स्पीड क्या हो जाएगी, EF1 की बढ़ जाएगी। अब आपने यहाँ से पाया कि इसकी EF1 पर आपने क्या लोड बढ़ाया, तो ये EF1 कहाँ चला गया, ये EF1 ये चला गया, ये EF1 क्या हो गया, बढ़ गया। और दूसरा EF2 क्या हो जाएगा, घटना चाहिए, क्योंकि हमें पता है इसमें रिएक्टेंस आपने क्या लिया है, ज़्यादा लिया, रेजिस्टेंस को आपने इग्नोर किया है, तो इसमें क्या होगा, सिंक्रोनाइजिंग एक्शन होगा। तो सिंक्रोनाइजिंग एक्शन होने की वजह से दूसरा क्या होगा, ये EF1 है, ये इसकी स्पीड बढ़ी, और ये आपका EF2 है। थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। अब आपने क्या किया, यहाँ से EF1 आया, इसका तो यहाँ से जो VT में आपने क्या करेंगे, IA2 और एक्सेस क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, EF2 मिलेगा, बिल्कुल सही करें। और यहाँ से आपने क्या पाया, और इस कंडीशन में अगर आप इस वाले कंडीशन में ये आपका क्या था, ये आपका EF1 था, तो यहाँ पर IA एक्सेस आएगा, और ये जो आपका था, ये वाला जो ये EF2 था, इसमें आप क्या जोड़ेंगे, VT में IA2 एक्सेस जोड़ेंगे। तो यहाँ से आपने ये पाया कि यहाँ से ये दोनों आपस में क्या हो गए, अलग अलग हो गए, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। क्लियर है, VT भी अभी भी सेम है। ठीक है, EF1 EF2 अभी भी सेम है, लेकिन उनका फेजर क्या हो गया, चेंज हो गया। आपको पता है लोड बढ़ाने पर आपने देखा था डेल्टा क्या हो रहा था, डेल्टा जिस पर आपने प्राइम मूवर से टार्क बढ़ाया था उस पर डेल्टा बढ़ रहा था, और जिस पर नहीं बढ़ा तो उसका डेल्टा क्या हो रहा था, घट रहा था। इस फिगर से भी देख सकते हैं। तो डेल्टा क्या होता है, टार्क का एंगल होता है, वो EF और VT के बीच का एंगल है। तो यहाँ से देखिए ये EF2 है, ये आपका क्या, सॉरी EF1 है। तो यहाँ पर EF1 पहले क्या था, यहाँ डेल्टा था, अब क्या होगा, डेल्टा 1 हो गया। तो ये डेल्टा 1 के इसका डेल्टा 1 बढ़ गया, और ये क्या था आपका, इस डेल्टा से ये डेल्टा 2 हो गया, और इसका EF2 अल्टरनेटर 2 में डेल्टा क्या हो गया, घट गया। इस फेजर से भी आपको स्पष्ट है। अब बात करते हैं इस करंट की। एक हो गया IA1 जो ये था, इसका होगा, तो यहाँ से देखिए, तो इसका करंट क्या हो जाएगा आपका, ये लैग करेगा, अभी भी लैग करेगा, और ये यहाँ पर लैग करने लगेगा, और ये भी क्या करेगा, ये भी लैग करेगा, ये IA2 आ जाएगा। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मुझे लोड के क्रॉस मुझे करंट मिलेगा। अब आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आप देखेंगे कि जो थीटा की वैल्यू है, मतलब VT और I के बीच का जो एंगल होता है, VT और I के बीच का जो एंगल होता है, उसी को पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। तो अल्टरनेटर 1 का करंट जो है IA1 है, और अल्टरनेटर 2 का करंट IA2 है। तो यहाँ से आपने देखा पहले ये एंगल, ये थीटा, इसके लिए VT और इस IL के बीच में जो थीटा, वो क्या था, वो एंगल थीटा था। अब वो थीटा क्या हो गया, अल्टरनेटर 1 में वो क्या हो गया आपका, कम हो गया, और अल्टरनेटर 2 में वो क्या हो गया, एंगल आपका थीटा 2 वो क्या है, बढ़ गया। मतलब ये हुआ, जिस पर आप क्या कर टार्क बढ़ाते हैं, उस मशीन का पावर फैक्टर क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और जिस पर नहीं लगाते हैं उसका पावर फैक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। तो वही हमने लिखा है, आप IA क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। IA आप देख रहे हैं जो इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, पहले IA ये था आपका, पहले IA आपका ये था, ये आपका इंक्रीज होगा। पावर फैक्टर सिस्टम का नहीं बदलता, सिस्टम का पावर फैक्टर अभी भी वही है cos थीटा, लेकिन इंडिविजुअल अल्टरनेटर की बात करेंगे, अल्टरनेटर 1 का पावर फैक्टर अच्छा हो जाता है, और अल्टरनेटर 2 का पावर फैक्टर खराब हो जाता है। अर्थात दूसरे वर्ड में एक और बोल सकते हैं, एक अल्टरनेटर पर लोड बढ़ता है, दूसरे अल्टरनेटर पर लोड घट जाता है। मतलब जिस पर आप मशीन पर प्राइम मूवर लगाए हैं उस पर लोड बढ़ जाएगा, और जिस पर आप नहीं लगाए हैं उस पर आपका लोड कम हो जाएगा, मतलब उस पर रिलीफ मिल जाएगा।
तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।